गोपालपुरा स्थित उत्कर्ष संस्था में घटी घटना के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर अब जागरूक होता नजर आ रहा है और फायर समिति के चेयरमैन है पारस जैन से मालूम करना चाहेंगे कि फायर समिति के द्वारा एनओसी किस प्रकार से मिलती है। सबसे पहले सर स्वागत है और आपका हम समाचार प्लस के माध्यम से जानना चाहेंगे एनओसी किस प्रकार से मिलती है। देखो, एनओसी की ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है। उसमें अभी वर्तमान में 10 स्टेप होती है। पहले फाइल आवेदक ऑनलाइन अप्लाई करता है, वो चेकिंग में जाती है। चेकिंग के बाद में जब उसके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाते हैं तो वो मतलब सीएफओ के पास जाती है। सीएफओ एएफओ को मार्क करता है। एएफओ उसमें रिपोर्ट बना के वापस इंस्ट्रूमेंट वगैरह चेक करके वापस भेजता है। फिर सीएफओ अकाउंट्स में भेजता है। अकाउंट्स में जाने के बाद वापस जब वो आवेदक के स्तर पे जाके उसकी फ़ीस जमा हो जाती है तो सीएफओ उसको जारी कर देता है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है सारी। बिल्कुल, आपने बताया ऑनलाइन प्रक्रिया, पहले ऑफलाइन प्रक्रिया थी। ऑनलाइन पे आने का क्या कारण रहा? देखो, ऑनलाइन पे ये मेरे खुद के कार्यकाल में ही हमने ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। पहले ऑफलाइन दी जाती थी, उसमें कई प्रकार की धांधलियाँ होती थी। बैक डेट में भी एनओसी जारी करने के कई मामले सामने आए थे। उसके बाद में और ऑफलाइन में पता नहीं रहता था किसने किस फाइल को किस स्तर पे कब तक रोक रखी है। अब ऑनलाइन में पता चल जाता है कि फाइल कब गई और क्यों रोकी, अगर डिले किया तो उसका क्या कारण रहा। वो सारी चीज़ें अवेयरनेस और एक पारदर्शिता जो जिसको हम कह सकते हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया से आई है और अब बेहतर तरीके से फायर एनओसी का कार्य होता है। बात कर रहे हैं पारस जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, समाचार प्लस के दर्शकों से भी हम उत्सुकता का सवाल रहता है कि फायर एनओसी की बाइलोस क्या है, कितने मीटर का मकान होना चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए या फायर इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के होने चाहिए? देखो, फायर एनओसी का सीधा सा है जहाँ लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, जहाँ पे संख्यात्मक दृष्टि से इसका कोई किसी मीटर वर्ग मीटर या ऐसा कोई मकानों से उनसे नहीं है। जहाँ पे भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ लोगों का आना जाना अधिक रहता है, जहाँ पे जनहानि की ऐसी संभावनाएँ रहती है, वहाँ सभी पे फायर एनओसी आवश्यक है। उसमें किसी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इतने मीटर का मकान हो तो ही फायर एनओसी ली जाए। फायर एनओसी का एक दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी रहता है कि कई लोगों को कई जैसे लाइसेंस इशू करवाने होते हैं, उसमें फायर एनओसी मैंडेटरी होती है, तो वो लोग भी उसके दायरे में आते हैं और वो अपने आप फायर एनओसी अप्लाई करते हैं, उनको मिलती है फायर एनओसी। उत्कर्ष संस्था में जो घटना घटी थी उसके बाद नगर निगम भी जागरूक होता नजर आ रहा है। आपने खुद ने बताया यूडी टैक्स के जो बात के यूडी टैक्स जिसको जारी होता है उसी को फायर एनओसी मिलती है। देखो, यूडी टैक्स फायर एनओसी के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जो फायर सेस की गणना होती है वो यूडी टैक्स के आधार पे ही होती है ना। और ये कहना गलत है कि नगर निगम अभी जागृत हुआ है। नगर निगम तो हमेशा ही जागृत रहता है। हमने पहले ही काफ़ी समय पहले ही जब और घटनाएं घटी थी उनसे प्रेरणा लेके या संज्ञान लेके हमने जगह जगह सर्वे भी करवाए हैं। कई बिल्डिंगें हैं जिन्होंने आज तक एनओसी नहीं ले रखी, उनको नोटिस भी फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए हैं। अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो अब फायर एनओसी जारी करवाएंगे लोग। महाराज जी, जानना चाहूँगा कि गोपालपुरा में जो घटना घटी थी उससे पहले पिछले 6 महीने की बात कर ले, कितनी एनओसी जारी हुई की गई? देखो, पिछले 6 महीने में लगभग 300 एनओसियाँ हमारे फायर डिपार्टमेंट से जारी हुई है ना। उनमें अच्छा, हमने जो सर्वे करवाया उसके आधार पे भी हमने करीब 60-70 लोगों को नोटिस दिए हैं जो अब धीरे धीरे उसके दायरे में आएंगे। बिल्कुल, आपने बताया कि 300 के लगभग मतलब 400 के लगभग शिक्षण संस्थाएं हैं जिसमें लाइब्रेरी भी है, पीजी भी है और लाइब्रेरी भी, कोचिंग संस्था भी है। क्या कहें? हमने लगभग 175 इंस्टीट्यूट्स का सर्वे अभी तक करवाया है, जिसमें से लगभग 125 के पास एनओसी है। 550 ऐसी हैं जिन्होंने अभी एनओसी नहीं ले रखी, तो उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पारस जी, देखने मिलता है कि एक क्लासेस के अंदर 40-50 से बच्चे अधिक होते हैं, 100 से अधिक भी बच्चे होते हैं। उनके लिए क्या नियम कायदे बनाए जाए? देखो, फायर में जो नियम है ना वो इस तरह से बने हुए हैं कि फायर का जैसे किसी रूम में 40 विद्यार्थी बैठे हैं तो कम से कम एग्जिट गेट है ना, वो एक एक्सपर्ट साइज है, उसका एक एग्जिट होना चाहिए। अगर लेकिन 40 से अधिक है, 45 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो फायर एग्जिट के लिए कम से कम 2 गेट होना उसमें मैंडेटरी है। बात करें जो फायर के इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं आग बुझाने के लिए, ऐसे क्या क्या उपकरण हैं जिनको अधिक रखना जरूरी है, बिल्कुल नियम कायदे के अनुसार रखना अधिक जानकारी? देखो, एक्सटिब्यूशर्स आते हैं जो फायर के सिलेंडर होते हैं, वो लगे हुए रहते हैं, तो अगर कोई छोटी मोटी आग होती है तो उसी से बुझ जाती है। उसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जिसमें पूरी पाइपलाइन पूरी बिल्डिंग में जाती है, उसका एक वाटर टैंक बना हुआ होता है और फायर का ऑटो जनरेट होता है। जैसे ही आग लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटो जनरेट होता है और आग बुझाने का काम करता है। बिल्कुल, आपने बताया फायर एनओसी वगैरह जारी कर दी गई है और अब देखा जा रहा है कि आगे क्या रहेगा कि
किन लोगों के द्वारा जो फायर एनओसी नहीं ली उन पर क्या नियम कायदे लगेंगे? देखिए, ये जनता में जागरूकता का अभाव है। जब भी कोई घटनाएं घटती है तो लोग आते हैं, या कभी प्रशासनिक उन पे कार्रवाइयाँ होती है तो लोग आते हैं। स्वतः ही जो जागरण होना चाहिए वो अभी तक जनता में नहीं है। जैसे पीजी चल रहे हैं, वहाँ पे आवाजाही ज़्यादा रहती है, लेकिन लोगों ने अभी तक एनओसी नहीं ले रखी, ना वहाँ पे ऐसे उपकरण लगा रखे हैं। ज़्यादातर मैंने जो देखा है इस 4 साल के कार्यकाल में, ये देखा है कि आग कहीं भी लगी हो, हमने फायर की जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने ही बुझाई है। कहीं पे भी अपने आप आग बुझती हुई मेरे को नज़र नहीं आई आज तक। और इसका कारण है कि फायर एनओसी लेने के लिए उपकरण भी लोग लगा लेते हैं, लेकिन उनकी मरम्मत और रखरखाव मेंटेनेंस प्रॉपर करवाते नहीं है। तो ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया कि हमारी फायर की जो गाड़ियाँ जाती है वही आग बुझाती है। बिल्कुल, आग बुझाने के संसाधनों के बारे में बताया। जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा की बात की, आगे क्या रहेगा कि जो भी बात करें लाइब्रेरी हुए, पीजी हो गए, शिक्षण संस्थाएं, उसके लिए क्या नियम कायदे उठाने पड़ेंगे, क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता से, जयपुर की जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि लोग इसको, क्योंकि ये जनहानि और जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली, पहले जो गेम जोन थे उसमें आग लगी थी, आपने देखा कैसा विभत्स दृश्य था। तो ऐसी घटनाएं नहीं घटी, इसमें पब्लिक की जो सहभागिता है वो बहुत आवश्यक है। लोगों को अपने आप जानकारी के अनुसार, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ आपने देखा होगा बाल्टियाँ लगी हुई रहती है जिनमें मिट्टी होती है, एक ड्रम होता है पानी का। तो ये एक जागरूकता का विषय है, केवल फायर एनओसी से ही इसको जोड़कर नहीं देखा जाए। ये आम जन की मतलब सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है। तो आम जनता को इसमें हमारे को सहभागिता चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनओसी भी लेवें, क्योंकि ये एक निगम का पार्ट है, इससे राजस्व में होता है। और दूसरा कि जो उपकरण लगाते हैं वो प्रॉपर लगाएं और किसी भी तरह की इसमें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। मैं मेरे फायर के ऑफिसरों से भी कहता हूं कि जहां भी एनओसी अपन जारी कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर चेक करके ही एनओसी जारी करें, किसी के दबाव में या ऐसा नहीं करें कि वहां पे प्रॉपर जो संसाधन लगने चाहिए थे वो नहीं लगे और उसको जारी हो जाए। तो ये हमारी है, हम जनता से भी ये अपील करते हैं कि इसमें सहभागिता जाए, थोड़ा सा मन बढ़ा करके इसको एक प्रॉपर तरीके से स्थापित करवाया जाए। तो ऐसी जो कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरी, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी जो लाइसेंस वगैरह नहीं ली जा रहे? बिल्कुल 100% कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी जो सर्वे करवाया उसके आधार पर नोटिस दिया है, क्योंकि सीधे ऐसे कोई पावर्स नहीं है कि हम जाके सीधे ही बिल्डिंग सीज कर दें। एक बार उसको नोटिस देना पड़ता है, नोटिस के बाद भी अगर वो नहीं सुनता तो द्वितीय नोटिस दिया जाता है। तो हमारी खुद ये, हम तो खुद ये चाहते हैं कि इसमें पब्लिक आगे बढ़कर हमारा साथ दें और खुद अपनी सहभागिता दिखाएं, ताकि, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना या किसी से ज़बरदस्ती राजस्व प्राप्ति के लिए ये करना नहीं है। हमारा है कि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम होए, एक अवेयरनेस जनता में आए और अच्छे से मन से, है ना, इसका एक अच्छा मैकेनिज्म स्थापित हो ताकि कभी भी ऐसी कोई जनहानि की या ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटे। उत्कर्ष संस्था के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर के जो फायर समिति के चेयरमैन हैं उनसे बात की, उन्होंने बताया कि फायर के एनओसी लेना आवश्यक है। फायर जैसी घटनाएं घटित होती है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उनका लगना भी जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं जनहानि होने की भी संभावना रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट विश्राम सैनी के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस जयपुर।